वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मेरा दिल पुकारे तुझे। नावल को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इश्मिल की जैसी आंखें खुली उसे खुद पर कोई बोझ सा महसूस हुआ। अनजान जगह पर खुद को देखकर पहले तो वो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही दिमाग नींद से बेदार हुआ अपना रात वाला कारनामा याद आया। उसने जल्दी से अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन आहान की कसरी बाजू हिसार में होने की वजह से वो ऐसा ना कर पाई। इसने घबराकर आहान की तरफ देखा जो बगैर शर्ट के इसके बेइंतहा करीब सोया हुआ था। इसके एक बाजू पर इश्मिल का सर दरा हुआ था, जबकि दूसरा इश्मिल के गर्दन पर लिपटा हुआ था। इश्मिल ने जैसे ही शर्ट के उसके इतना करीब देखा, हया से सुरख पड़े जल्दी से उसका एहसार तोड़कर निकलना चाहा। जब आहान ने उसे मज़ीद खुद में बीचा और ऐसा करने से रोका। ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। इश्मिल इसके एहसार से निकलने की कोशिश करते हुए चलाई। यार बीवी कसम से कुछ नहीं कर रहा, सो रहा हूँ सिर्फ। आहान उसके खुले बालों में चेहरा छुपाते हुए खमखार आलूदा लहजे में बोला। ये क्या बेहूदगी है आहान रज़ा मीर, दूर रहो मुझसे। इश्मिल एक बार फिर चलाते हुए बोली, जब आहान एक झटके से उसे अपने करीब तर करता करवट लेकर उसके बिल्कुल ऊपर झुका था। अभी तुमने मेरी बेहूदगियाँ देखी ही कहाँ हैं, वरना ये सवाल कभी ना करती मुझसे। आहान उसके होठों को छूता उस पर झुका, जब इश्मिल ने जल्दी से उसके होठों पर हाथ रखकर ऐसा करने से बाज रखा। स्वीट हार्ट, अब तो मुकम्मल तौर पर मेरे कब्जे में है और तुम्हारे वजूद पर तुमसे ज़्यादा भी मेरा हक है। फिर कब तक ये सब करके खुद को मुझसे बचाती रहोगी? अभी तो तुम्हारी रात वाली हरकत का बदला भी लेना है। आहान उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते शौक नज़रों से उसके कपकपाते होठों की तरफ बोला। प्लीज़ मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं इन सब के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ हमेशा हर मामले में ज़बरदस्ती की है, लेकिन प्लीज़ मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए। इश्मिल को उसकी गहरी नज़रें खुद में सिमटने पर मजबूर कर रही थी। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? आहान हाथ उसकी गर्दन में फिसलते बालों को निकालते हुए बोला। कम से कम 2 महीने तो चाहिए, इश्मिल मुश्किल बोली। मैं 2 दिन तुमसे दूर रहने को तैयार नहीं और तुम 2 महीने चाहिए? यार ये तो जुल्म है मुझ बेचारे पर, और ये 2 महीने तुम इस रिश्ते को समझने के लिए चाहिए या इससे छुटकारा हासिल करने की तरकीबें ढूंढोगी? आहान उसकी बात पर हंसते हुए बोला, जब इश्मिल इसके बिल्कुल ठीक गेस करने पर अपने चेहरे के तासरात को नॉर्मल रखते हुए बोली। तुम जो भी बात कहोगे मैं मानूंगी प्लीज़। इश्मिल किसी तरह भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि अगर उससे गुस्से से भी बात की तो इसने जिद में आकर कुछ नहीं मानना, इसलिए उसकी हरकतों को बर्दाश्त करते हर लिहाज से अपने लहजे को नरम रखते हुए बोली। पक्का वादा, मैं जो कहूँगा तुम मानोगी? आहान उसकी तरफ देखता हुआ बोला। हाँ पक्का वादा, इश्मिल इसके लहजे पर गौर किए बगैर जल्दी से बोली। ओके किस्मी, आहान चेहरा उसके करीब करता हुआ बोला। क्या? लेकिन ये इश्मिल को उससे वैसे भी किसी अच्छी बात की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसकी ऐसी फरमाइश पर दिल किया कि उसके ये हंसते दांत तोड़ दिए। देखो तुम मुकर नहीं सकती, अभी तुमने मुझसे वादा किया। आहान उसके हैरान परेशान सी सूरत देखते हुए बोला। ये गलत है, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ मेरा तुमसे। इश्मिल मुकम्मल इनकार होते हुए बोली। मतलब तुम वादा तोड़ रही हो? ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आहान उसकी हालत से लुत्फ अंदाज होता दोबारा इस पर झुका। नहीं रुको प्लीज़, इश्मिल फ़ौरन बोली। करीब तो उस शख्स ने वैसे ही इसके आना था, तो यह डील उस लिहाज से बुरी नहीं थी। आहान ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा, जब इश्मिल ने दिल पर पत्थर रखे तकिए से ज़रा सा सर ऊपर उठाते उसके रुखसार पर अपने कपकपाते होंठ रखे। उसके नाजुक होंठों के लम्स ने आहान के अंदर एक हलचल सी पैदा की। अब मैंने तुम्हारी बात मानी है, तुम भी मेरी बात मानो। इश्मिल धड़कते दिल के साथ नज़र झुकाए बोली। लेकिन मैंने किस यहाँ तो नहीं बोली थी। आहान अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जब कब से उसकी बातें बर्दाश्त करती इश्मिल अपना जब जवाब देता हुआ महसूस हुआ। इसने गुस्से से इस बेईमान शख्स को घूरा था और कुछ कहने के लिए मुंह खोला। जब आहान उसके होठों पर झुकता उसके अल्फाजों पर होठों को ही दबा गया था। काफ़ी देर बाद आहान ने उसे आज़ाद किया। 2 हफ्तों का टाइम है तुम्हारे पास इस रिश्ते को समझने के लिए। उसके बाद किसी किस्म की मोहलत की उम्मीद मत रखना मुझसे। और हाँ, ये छोटी मोटी गुस्ताखियाँ तो होती ही रहेंगी, इन पर मुझे तुम नहीं रोक सकती। आहान इसकी थोड़ी चूमकर उसके ऊपर से उठता वॉशरूम की तरफ बढ़ा।
इश्मिल अपने दिल पर हाथ रखे धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी और दिल ही दिल में इसे अच्छी खासी गालियों से भी नवाजा था। बहुत खूबसूरत हो आप, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया मुझसे मेरा हक छीनकर। आहान की पहली बीवी बनने का हक मेरा था। अब थोड़ी देर पहले ही वलीमे की तकरीर के बाद इश्मिल को कमरे में लाया गया। जब आहान की बाकी कज़नें तो वहाँ से निकल गई, लेकिन आहान की खालाजाद बिस्मा उसके पास रुकते काफ़ी खुरदरे लहजे में बोली, तो क्या तुम पहले सोई हुई थी? कर लेती उससे बेहुदा शख्स से शादी, आज तो मैं इस मुसीबत में ना फंसती। इश्मिल ने इसकी बात दिल में सोची जब बिस्मा ने अपनी इतनी बड़ी बात के जवाब में उसकी खामोशी पर बेहद हैरानगी से उसे देखा। काफ़ी मगरूर लगती हैं आप, मगरूर होना भी चाहिए। आहान रज़ा मीर की बीवी होना कोई आम बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आहान से मेरी शादी तो ज़रूर होगी और बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। बिस्मा अपनी बात का जवाब ना मिलने पर अपनी तौहीन महसूस करती उसकी तरफ देखते चैलेंज अंदाज में बोली। इश्मिल को इसकी बातों में कोई दिलचस्पी ना थी, वो पहले ही इतने बारी लिबास में मुश्किल से खड़ी थी। उसको जाते देखकर शुक्र का कलमा पढ़ती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूम में दाखिल होते आहान ने बिस्मा को अपने कमरे में देखकर अपने मखसूस सर्द लहजे में बोला। वो मैं इश्मिल से मिलने आई थी। बिस्मा उसको अचानक वहाँ देखकर गड़बड़ाई। भाभी हैं वो, तुम्हारी तमीज़ से भाभी कहकर पुकारो, ज़्यादा बेहतर होगा। इश्मिल ने इन दोनों की बातें सुनते पानी का गिलास मुंह से लगाया। जब आहान की भाभी वाली बात पर उसकी हंसी निकल गई थी और मुंह में पानी होने की वजह से इश्मिल को ज़ोर से खांसी आ गई। आहान इश्मिल के खांसने पर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और बिस्मा खानखार नज़रों से इश्मिल की तरफ देखती वहाँ से निकल गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? आहान उससे पानी का गिलास पकड़ता उसकी पीठ से हिलाते फिक्रमंदी से बोला। इश्मिल इस बात में सर हिलाती पीछे हुई थी। आहान ने बगौर इसके हसीन रूप की तरफ देखा। लाइट ब्राउन मैक्सी में बारी ख़ानदानी जेवर पहने वो नज़र लग जाने वाली प्यारी लग रही थी। आहान की खुद पर गहरी नज़रें महसूस करके वो वहाँ से हटने लगी जब आहान उसके सामने आते हुए रास्ता रोक चुका था। मैं इस बारी लिबास में बहुत थक चुकी हूँ, मुझे चेंज करना है। इश्मिल उसे सामने से हटने का इशारा करती बोली जब आहान मज़ीद करीब हुआ। मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, आहान ने कहते साथ ही दुपट्टे की पिंस निकालते उस बोझ से आज़ाद किया। इश्मिल ने पीछे होना चाहा जब आहान ने उसे कमर से थामकर ऐसा करने से रोका। आहान ने आहिस्ता से उसके कान को छूते उसकी झुमकों से आज़ाद किया। इश्मिल के लिए उसकी कुर्बत किसी आजमाइश से कम नहीं थी। मसलत के तहत वो बहुत मुश्किल से वहाँ खड़ी थी। आहान ने हाथ इसकी गर्दन के गिर्द ले जाकर बारी तलाई हार को उससे जुदा किया और अपनी पॉकेट से एक बेहद नाजुक सी चेन निकालकर उसके गले में पहनाते झुककर उस पर होंठ रख दिए और साथ ही एक शौक से जिसारत की जिस पर इश्मिल शर्म और गुस्से से सुरख पड़ती इसके हिसार से निकलती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। भाई, मैं उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं, उसने वहाँ सबके सामने बेइज्जत करके मुझे अपने घर से निकाला है और बहुत खुशियाँ मना ली ना। ये मीर ख़ानदान ने मज़ा तो तब आएगा जब अपने जवान बेटे की लाश देखेंगे। मलिक हसीब बदले की आग में जलते हुए बोला। इश्मिल सुबह सोकर उठी तो इसे आहान कमरे में कहीं नज़र न आया। वो लापरवाही से सर झटकती वॉशरूम की तरफ बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर निकली तो तब इसे बेडरूम खाली नज़र आया। जब इसके नज़र बेड पर पड़ी तो आहान के बजते फ़ोन पर पड़ी। इश्मिल आगे बढ़ी थी, लेकिन यूँ बिना इजाज़त के मोबाइल उठाना उसे गैर अखलाकी हरकत लगी। लेकिन फिर ये सोचकर इस शख्स ने अब तक कौन सा इसके साथ कोई अखलाकी हरकत की जो इस बात का ख्याल करे। स्क्रीन पर एक बेहद हसीन और मॉडर्न सी लड़की की तस्वीर जगमगा रही थी। ये वही लड़की थी जिसको उस दिन हॉस्पिटल में इश्मिल ने आहान के बेहद करीब देखा था। वो मंजर याद आते ही इश्मिल ने जल्दी से कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया। आहान, मैं इतने दिनों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, ना तुम मेरी कॉल अटेंड कर रही हो ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। दैट्स नॉट फेयर। मोबाइल से तानिया की नाराज़ सी आवाज़ आई। देखिए, आहान रज़ा मीर की शादी हो चुकी है और मैं उसकी वाइफ बात कर रही हूँ। इस तरह किसी के शोहर को कॉल करके डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। इश्मिल दिल ही दिल में आहान का काम खराब करने का सोचकर मुस्कुराई। अब जब इसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ होकर उसे छोड़ देगी तब मज़ा आएगा। व्हाट? इश्मिल ने तानिया की बस इतनी ही आवाज़ सुनी थी जब पीछे खड़े इसकी बात सुनते आहान ने इसके हाथ से मोबाइल लिया। इश्मिल ने फ़ौरन पलटकर आहान की तरफ देखा जो खुशगिमी नज़रों से घूर रहा था। हेलो बेबी, कैसी हो? आहान जानबूझकर तानिया को इसी अंदाज में मुखातिब करते हुए बोला जब इश्मिल उसकी बात पर गुस्से से वहाँ से हटने लगी। लेकिन आहान ने उसकी कलाई को अपने कब्जे में लिया।
आहान, ये तुम्हारी वाइफ ने कॉल अटेंड की थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लगता है एक दिन में अपनी बीवी के दीवाने हो चुकी हो, और जो इसको इतना हक दे दिया कि उसने इस तरह तुम्हारी कॉल अटेंड की, वरना आहान रज़ा मीर बगैर पूछे कोई इसकी इतनी पर्सनल चीज़ को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। तानिया बेहद हैरत से बोली, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आहान अपनी पर्सनल चीज़ों के मामले में कितना जुनूनी था। कुछ ऐसा ही है, लेकिन फ़िलहाल मुझे खुद अपनी कंडीशन समझ नहीं आ रही। इस्माइल मुसलसल उससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आहान उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। इस्माइल ने उसके हंसने पर आहान को गौर से देखा। उसे लगा था कि इस इंकशाफ पर उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ होकर इसे लड़ाई करेगी, पर लगता था वो इस शख्स के लिए काफ़ी ढीठ है। हुमा काफ़ी लकी गर्ल है जिसने आहान रज़ा मीर को अपना दीवाना बनाया, तानिया हसरत भरे लहजे में बोली। आहान ने इस्माइल का बाजू उसकी कमर के गिर्द मरोड़ते इसे झटके से अपने करीब किया, जब इस्माइल ने दूसरे हाथ से उसके सीने पर रखते दरमियान में फासला कायम किया। आहान, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? तानिया आहान की खामोशी पर बोली, लेकिन वो इसकी बात ही कब सुन रहा था। आहान ने अपना चेहरा इस्माइल के करीब करते उसके गालों को छुआ। तानिया, मैं कल तुमसे लाहौर आकर बात करता हूँ, ओके बाय। आहान ने तानिया की मजीद कोई भी बात सुने बगैर कॉल काट दी। आहान रज़ा मीर, छोड़ो मुझे, ये घटिया हरकतें जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से ही करना। इस्माइल गुस्से से उससे दूर होते हुए तपते हुए बोली, लेकिन अभी तो गर्लफ्रेंड को ही तुमने ये कह दिया है कि दोबारा फ़ोन करने से मना किया ताकि हस्बैंड वाइफ डिस्टर्ब ना हो। आहान इसे जल्दी बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इसके कैचर में मुकीद बालों को हाथ बढ़ाकर उसने आज़ाद किया, जो एक अबशार की तरह दोनों के गिर्द फैल गए। गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो। इस्माइल से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, और बीवी को ये पता होना चाहिए कि मैं कभी किसी गलती को माफ़ नहीं करता। आहान उसके बालों में चेहरा छुपाते खुमार आलूदा लहजे में बोला, जब उसे उस वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ। इस्माइल जल्दी से उससे दूर हुई, लेकिन आहान की तबीयत पर मुदाखलत सख्त गिरा गुजरी। आहान के गुस्से से पूछने पर मुलाजिम बाहर से ही नाश्ता लग जाने का पैगाम देती वहाँ से हट गई। सब बताया है सफ़िया ने मुझे, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे बाप और भाई के सामने तुम्हारे सारे करतूते खोल कर रख दूंगी मैं। हाजरा बेगम पास सर झुकाकर खड़ी हिना पर गरजते हुए बोली, जब इस्माइल ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। आहान आज सुबह से ही शहर जा चुका था। इस्माइल जानती थी कि अपनी इस गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। इस्माइल को इस तरह खामोश होकर एक जगह बैठने की आदत नहीं थी। वो कमरे में बैठ बैठ कर तंग आ गई। हाजरा बेगम भी इतनी कितनी बार आने का कह चुकी थी, इसलिए वो वहाँ आई थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुके। लेकिन हाजरा अम्मी, उस दिन आरफीन भाई ने हिना को बात करने के लिए रोका था। इन सब में हिना का कोई कसूर नहीं। सफ़िया बेगम ने हाजरा बेगम को उस वाक़े के बारे में हाथ बढ़ाकर बताया, और हाजरा बेगम ने पहले कब उनको बेइज्जत करने का मौका हाथ से जाने देती थी जो अब करती। तुम चुप करो लड़की, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, और तुम्हारे भी कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। मैं करती हूँ तुम्हारा भी बंदोबस्त। हाजरा बेगम हफ्सा की इस तरह नागवार लहजे में देखते हुए बोली। हफ्सा ने एक अफसोस भरी नज़र आंसू बहाती अस्मा बेगम पर डाली, जो ना कभी अपने हक के लिए लड़ी और ना आज तक उनकी हमायत में कभी बोली। अस्सलाम वालेकुम, कब से बाहर खड़े ये सब तमाशा देखती आखिरकार इस्माइल ने अंदर कदम रखा। वालेकुम अस्सलाम बहू, आओ बैठो। हाजरा बेगम सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करते इस्माइल को देखते खुशदिली से बोली। उसे अंदर आता देख हिना बेगम जल्दी से अपने आंसू साफ करके रुख मोड़ गई। हाजरा बेगम ने इस्माइल से उसके घर वालों का पूछा। हिना ने उसका ध्यान हटाना चाहा। वो नहीं चाहती थी कि इस्माइल को इस बारे में कुछ पता चले और बात आहान तक पहुंचे। हाँ बोलो, कुछ पता चला? आहान फ़ोन कान से लगाए अपने ऑफिस से निकलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। वॉट? और तुम मुझे अब बता रहे हो? कितने दिन हो गए इस बात को? दूसरी तरफ की बात सुनते आहान गुस्से से बोला। हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करो मुझे। आहान उससे बात करके फ़ोन बंद करते गाड़ी में आ बैठा। क्या हुआ सलमान साहब? हॉस्पिटल में पहुंचकर वो अपने आदमी जलाल के पास आते हुए बोले। आहान ने 2 दिन पहले सलमान साहब का फ़ोन बंद होने की वजह से जमाल को उसके घर खैर खबर लेने भेजा, जिसके बारे में जमाल ने उसे आज खबर दी। सर डॉक्टर्स के मुताबिक माइनर सा हार्ट अटैक आया है, लेकिन अब उनकी तबीयत बेहतर है, और आपके कहे के मुताबिक उनको पता लगे बगैर तमाम बिल क्लियर कर दिए गए हैं। आहान को वहाँ मौजूद देखकर कुछ फासले पर खड़ी हुमा ने हैरत से उसकी बात सुनी थी। गुड, उसके आसपास ही रहो, उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आहान उसे मज़ीद हदायत देता वहाँ से निकल गया, जब हुमा जल्दी से उसके पीछे बढ़ी।
पहले उसका इरादा सलमान साहब से मिलने का था, लेकिन फिर उसकी तबीयत के ख्याल से उसने उनसे मिलना मुनासिब ना समझा। वो नहीं चाहता था उसे देखकर सलमान साहब की तबीयत मज़ीद ख़राब हो। एक्सक्यूज़ मी आहान रज़ा मीर। आहान अभी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर था जब हुमा ने उसे पीछे से पुकारा। अपना नाम सुनते आहान ने पलटकर पीछे देखा। जी फरमाइए। आहान ने सवालिया अंदाज में हुमा की तरफ देखा। मैं इश्मिल सलमान की सिस्टर हूँ हुमा, मुझे मेरी आपी से मिलना है। इसने हुमा को निकाह वाले दिन ही सरसरी सा देखा था, इसलिए उसे पहचान नहीं पाया। पहली बात तो ये वो इश्मिल सलमान नहीं, इश्मिल आयान है। और जहाँ तक रही मिलने वाली बात, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपसे मिलवाऊंगा आपकी सिस्टर को। आहान उसकी बात पर संजीदा अंदाज में बोला। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? आहान की बात पर आहान ने हुमा की बात पर आहान ने इस्बात में सर हिलाया। आपने उस दिन सिर्फ आपी को डराने के लिए आहद और बाबा के सर पर बंदूक रखी थी ताकि वो निकाह के लिए मान जाए। हुमा उसकी तरफ देखती पुरयकीन लहजे में बोली। आप इतने यकीन से यह बात कैसे कह सकती हैं? आहान ने जवाब देने की बजाय उससे सवाल किया। क्योंकि मुझे लगता है आप इतने बुरे नहीं हैं जितना आप खुद को शो करवाती हैं। अगर आप वाकई में वैसे होते तो उस दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर आहद को ना बचाते। और आज ये सब जानकर हमें इस हॉस्पिटल का बिल पे करने में प्रॉब्लम हो रही है। बिना बताए आप खुद सारे बिल पे कर रही हैं। आहान ने हैरत से सामने खड़ी छोटी सी लड़की की तरफ देखा। आप अपनी आपी से काफ़ी ज़्यादा समझदार लगती हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसे तो सिर्फ लड़ना ही आता है। आहान इश्मिल का जिक्र करते हुए उससे बात करते हुए पहली बार मुस्कुराया था। जी नहीं, मेरी आपी बहुत अच्छी हैं, उन जैसा कोई नहीं। हुमा उसके ऐसे जवाब देने पर मुंह फैलाते हुए बोली, जब उसकी बात की तायीद आहान रज़ा मीर के दिल ने भी की थी। तो फिर कब ला रहे हैं आप आपी को? उसकी खामोशी पर हुमा ने एक बार फिर पूछा, जब आहान ने उसे जल्दी ही इश्मिल से मिलवाने का वादा करता वहाँ से निकल गया। आहान, तुम मायरा से मिलने गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये तुम उसकी तरफ गए ही नहीं। आहान अभी आधे घंटे पहले हमाद के बेहद असरार पर मायरा से मिलने गया था, क्योंकि हमाद के मुताबिक मायरा ने पिछले एक हफ्ते से आहान से मिलने के लिए उसका सर खाया हुआ था। मायरा एक बहुत ही अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। उसने हमाद के साथ आहान को एक पार्टी में देखा था और तब से ही वो आहान से दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी। हमाद उसे इतनी जल्दी वापस आता देख हैरानगी से बोला, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कुछ परेशान से लग रही हो। हमाद उसकी खामोशी से पेशानी मसलते देख उठकर उसके पास बैठा। हाँ यार, तबीयत तो ठीक है, पर लगता है दिमाग ख़राब हो गया है। आहान ने उकताते हुए लहजे में बोलते सिगरेट जलाकर मुंह में लगाया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आज जब मैं मायरा के पास बैठा था तो मुझसे उसकी शक्ल में इश्मिल नज़र आने लगी। उसके छोटे छोटे बालों की मैं इश्मिल के लंबे बाल समझकर तारीफ करने लगा, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे हवासों पर इतना सवार क्यों हो रही है। आहान की बात सुनकर हमाद ने अपना कहका रोकना मुश्किल हो रहा था। और मायरा का क्या रिएक्शन था? उसके हंसते ही आहान ने सख्त नज़रों से घूरा। रिएक्शन क्या होना था? वह बेचारगी हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं तबीयत खराबी का बहाना करके वहाँ से उठ गया। ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आहान रज़ा मीर अपनी चार्मिंग पर पर्सनैलिटी से इतनी हसीनाओं को दीवाना बनाने वाला आज खुद किसी का दीवाना बन चुका है। तुम हमेशा से यही कहते आए हो ना कि हाँ रज़ा मीर को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। तो मान लो मेरी बात कि तुम भी अब इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हो, और ये लो पियो इसको, शायद दिमाग कुछ अपनी जगह पर आए। हमाद उसकी हालत उस पर बयां करता हुआ बोला और वाइन से भरा हुआ ग्लास इसके पास रखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह बस चंद दिनों का इंट्रैक्शन है। आहान उसकी बात का इनकार करते हुए वहाँ से उठ गया। आज तो इसका शराब को भी हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? हमाद ने उसे उठता देख सवाल किया। गाँव। आहान ने रुक कर मुखसिसा जवाब दिया। अब इसी बात से ही अंदाज़ा लगा लो कि तुम हमेशा महीने बाद गांव का चक्कर लगाते थे, और इस बार 2 दिन भी नहीं रुके तुम। हमाद हंसते हुए बोला जब आहान कुछ भी बोले बगैर उसे घूरी से नवाजता बाहर की तरफ बढ़ा। आहान कुछ देर गाड़ी में बैठे गांव न जाने का सोच रहा था, लेकिन उसका दिल इस बात पर इनकारी था। ना चाहते हुए भी दिल की जिद पर उसने गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दी। हमाद की बात तो वो सख्ती से मुंसरिफ कर आया था, लेकिन वो खुद भी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था। इश्मिल इसके लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी थी। इसके बगैर शहर में ये 2 दिन भी आहान से बामुश्किल गुजरे। वो इन 2 दिनों में हमाद के इतने असराब पर भी वो शराब को हाथ भी नहीं लगा पाया। अभी तो इसने इश्मिल से कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में सोचते बिन पिए ही बहक गया था।
इश्मिल का लड़ता जगड़ता रूप तस्वुर में आते ही एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आहान के चेहरे को छू गई। इश्मिल एक जगह बैठे बैठे तंग आ चुकी थी, इसलिए वो पूरी हवेली देखने के लिए कमरे से निकली। वो राहदारी से गुजरी थी जब उसकी नज़र दाएं तरफ बनी सीढ़ियों पर बैठी हीना पर पड़ी। हीना भी उसे देख चुकी थी, इसलिए जल्दी से दुपट्टे से अपने आंसू साफ करती अपनी तरफ आती इश्मिल को देखकर वो हौले से मुस्कुराई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इश्मिल ने उस उदास आंखों वाली लड़की की तरफ सवालिया आंखों से देखा। जी भाभी, क्यों नहीं, बैठें प्लीज़, हीना उसकी बात पर खुशदिली से बोली। मैं जानती हूँ ये बहुत ही पर्सनल सवाल है, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने नोट किया है कि आहान की मदद का रूप आप लोगों के साथ बहुत ही तुहीन अमीज़ है। ऐसा क्यों? इश्मिल के सवाल पर हीना ने एक पल के लिए खामोश नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं बताती हूँ आपको भाभी, अगर इस पर रही तो ये आपको कोई भी मालूमात में इजाफा नहीं हो पाएगा। हफ्सा इश्मिल की बात सुनते ही जल्दी से बोली जब हीना ने इसे चुप रहने का इशारा किया। भाभी, अब तो आप इस घर की बहुत अहम फ़र्द हैं, आपको ख़ानदान की सारी बातों का इल्म होना चाहिए। हफ्सा हीना के इशारों को इग्नोर करती हुई बोली और इश्मिल को अपने हालात के और हाजरा बेगम के रवैये के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताती चली गई। इश्मिल को इसके बारे में सुनकर काफ़ी दुख हुआ और साथ ही आहान की इतनी तारीफ़ें उससे हज़म ही नहीं हुई। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई ना, आप लोगों का भी इस सब पर उतना ही हक है जितना उनका, और आप लोगों को भी उनके बराबर ही इज्जत मिलनी चाहिए। इस्माइल से यह बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हुई थी। हाजरा बेगम की ख़ास मुलाजमा इन तीनों को वहाँ इकट्ठा बैठे देख चुकी थी। इनके बताने पर हाजरा बेगम फ़ौरन वहाँ पहुँची और इस्माइल की आखिरी बात भी सुन ली। मौका मिलते ही शुरू हो गई तुम लोग मेरे खिलाफ साजिशें तैयार करने। हाजरा बेगम उनके करीब आते हीना और हफ्सा को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोली, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। इस्माइल को उनका अंदाज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बहू, तुम्हें अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं आए, इसलिए तुम इन मामलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मैं अच्छे से जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत। हाजरा बेगम इस्माइल की तरफ देखते सर्द लहजे में बोली, और तुम दोनों ये जो अपनी भाभी के आंचल में छुपकर मेरे खिलाफ प्लानिंग करने की कोशिश कर रही हो, ये बात मत भूलो कि यहाँ पर हमेशा से मेरी ही चलती आई है और आगे भी ऐसा ही होगा। चंद दिनों के लिए आए लोगों से उम्मीदें बांधने की ज़रूरत नहीं। उनकी तरफ देखते हाजरा बेगम ने इस्माइल पर तंज करते हुए कहा, क्योंकि इससे इस्माइल के तेवर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। देखिए, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ और आपसे भी उसकी उम्मीद रखती हूँ। इस्माइल उनकी बात पर ज़ब्त से काम लेती हुई आराम से बोली, इज्जत? बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरा बेटा कैसे लाया है और तुम किस तरह भी हमारे ख़ानदान की शान व शौकत के काबिल नहीं हो। ये 1-2 दिन की मिली अहमियत ने लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। तुम जैसी कितनी आई और कितनी गई, उसकी ज़िंदगी से बहुत जल्द उसका दिल तुमसे भी भर जाएगा और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के इतने बड़े बड़े ख्वाब सजाने की ज़रूरत नहीं। हाजरा बेगम नसूहत से इस्माइल की तरफ देखते हुए बोली जब उस वक्त आते आहान ने अंदर कदम रखा। क्या हो रहा है यहाँ? हाजरा बेगम की आखिरी बात सुनते हुए सख्त तासुरात से बोला। उनसे ऐसी बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सब ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आहान की नज़रें ज़ब्त से सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़ी इस्माइल पर पड़ी। आहान बेटा, तुम? उसे इस तरह अचानक वहां देख हाजरा बेगम एक पल के लिए बुखला गई। इस्माइल कुछ भी बोले बगैर नफरत भरी नज़रों से आहान की तरफ देखती वहां से निकल गई। माँ, आपसे मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। अगर आपको सारी बात का पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह इस्माइल को बेइज्जत करें, जिसकी इस सब में कोई गलती ही नहीं। मेरी लाइफ में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आप कभी नहीं जान सकती। आहान हाजरा बेगम को सख्त लहजे में समझाते हुए बोला। आहान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपकी बात का जो भी मतलब था, लेकिन मेरी बात भी अच्छे से सुन लो। इस्माइल मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैं किसी सूरत इसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, मैं उससे शादी चंद दिनों के लिए नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है और हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेगी। आपको इस बारे में जो भी गलत फहमी है इसे दूर कर लें। आहान उन्हें अच्छे से बावर करता हुआ वहाँ से निकल गया। तुम रो रही हो? आहान कमरे में आते इस्माइल के सुरख आंखें देखकर उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की बातों की वैल्यू मेरे नज़दीक इतनी ही है कि मैं उन पर आंसू बहाऊं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और हर उस शख्स से जो तुमसे मुंसलिक है। इस्माइल गुस्से से आहान पर चलाते हुए बोली। इस्माइल, इस्माइल, बिहेव योर सेल्फ। अगर मैं तुम्हारी हर फजूल बात और हर हरकत बर्दाश्त करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलो।
आहान उसकी बात सुनते जब्त से बोला, तो किसने कहा है मुझे बर्दाश्त करो? तुम्हारे नज़दीक लड़कियों की अहमियत इतनी है ना कि तुम उनको यूज़ करके फेंक दो और फिर कोई नहीं पसंद आ जाए। तुम मुझे भी तो यहाँ सिर्फ इसी अपनी ज़िद और अना और अपनी नफ्स की प्यास बुझाने के लिए लाए थे ना। मैं खुद को तुम्हारे सामने पेश कर रही हूँ, अपनी मतलब पूरा करो और तलाक दे दो मुझे। इश्मिल बिल्कुल आहान के सामने खड़ी थी। इश्मिल कब से उसकी बातों पर जब्त करते आहान से उसका हाथ उठा, लेकिन इश्मिल तक पहुँचने से पहले ही उसने खुद को ऐसा करने से रोका। मारो रुक क्यों गए? तुम जैसे कमज़ोर मर्द से और वाक़या भी क्या हो सकती है? इश्मिल उस वक्त गुस्से में जो मुंह में आया बोलती। अगर मैं कमज़ोर मर्द होता तो तुम इस तरह मेरे सामने खड़ी होकर यूं न चलाती। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम्हारी बोलती बंद करवा दूँ। तुम एक लफ्ज़ कहने के काबिल नहीं रहोगी मेरे सामने, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं आहान रज़ा मीर हूँ, जिसे खुद पर अपने नफ्स पर पूरा कंट्रोल है। और तुमने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है। तुम्हारे नज़दीक मैं एक बदकिरदार इंसान हूँ ना, तो ठीक है, जो तुम्हें सोचना है मेरे बारे में सोचो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्यों मेरे बारे में क्या सोचती हो। ना ही आज मैंने किसी के सामने अपनी कोई सफाई पेश की और ना ही अब तक तुम्हारे आगे करूँगा। आहान गुस्से से इश्मिल की तरफ देखते हुए बोला, और हाँ एक और बात। आहान इश्मिल के बेइंतहा करीब आते हुए बोला और शदीद गुस्से में होने की वजह से उसके इतने करीब आने पर भी इश्मिल पीछे हटी। दोनों आंखों में आंखें डाले एक दूसरे के तरफ रहे थे। इनकी आंखों में गुस्से और बेपनाह नफरत थी, जबकि दूसरे की आंख में गुस्से के पीछे छुपी बेपनाह चाहत थी, जिसको आज तक उसने खुद पहली दफ़ा जाना था। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो और अच्छे से। आज तो तलाक का नाम ले लिया, लेकिन अगर आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनी तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तुमसे निकाह करते वक्त भी मेरा इरादा यही था और अब भी तुम्हें किसी सूरत में नहीं छोड़ने वाला। चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की हो या ना हो, तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहोगी। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और जो बात वो आज तक उसे बेहद मोहब्बत और चाहत से कहने वाला था, वही बात वो इतने गुस्से में कहते हुए वहाँ से निकल गया। इश्मिल उसकी बातों का मतलब मायनी आखिर गुस्से से बीचों बीच ताप करते खा कर रह गई। वो इतना तो जानती थी कि वो गुस्से का कितना तेज़ है, इसलिए उसे गुस्सा दिलाकर अपने हक में फ़ैसला करवाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। काफ़ी देर हो चुकी थी उन्हें सफ़र करते हुए, जब इश्मी ने थक कर सर सीट की पूछ से लगा दिया। आहान लब बीच खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। उसने एक बार भी इश्मिल की तरफ नहीं देखा। हमेशा से गांव आते जाते ड्राइवर ही गाड़ी चलाते, लेकिन इस बार आहान खुद ड्राइव कर रहा था। 2 दिन से उन लोगों को आपस में कोई बात नहीं हुई थी। इश्मिल को तो पहले भी उससे कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन 2 दिन से आहान ने भी उसे मुखातिब नहीं किया, जिसकी इश्मिल को ज़रा बराबर भी परवाह नहीं हुई। आज सुबह आहान ने उसे शहर जाने के लिए तैयार करने को कहा, जिस पर इश्मिल ने बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से अमल किया। शहर दाखिल होते ही आहान ने गाड़ी इश्मिल के घर के रास्ते पर डाली, जिस पर इश्मिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसे आहान से इतनी मेहरबानी की उम्मीद नहीं थी। आहान ने गाड़ी घर के सामने रोकी। इश्मिल गाड़ी रुकते ही बगैर उसकी तरफ देखे जल्दी से उतरी और उसे खामोशी से घर की गेट की तरफ बढ़ी। इसने एक बार भी पलटकर आहान की तरफ नहीं देखा, उसे अंदर आने का कहने की मज़ामत नहीं की। आहान अच्छे से इश्मिल के नज़दीक अपनी अहमियत जानता था, लेकिन फिर भी दिल को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद वो एक बार खुद से मुखातिब करेगी। लेकिन फिर अपने दिल नादां की इस ख्वाहिश पर हंसते आहान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आपी, मामा देखिए आपी आई हैं। हुमा इश्मिल को अंदर दाखिल होता देख खुशी से चलाते हुए बोली। कैसी है मेरी बहना? इश्मिल उसे गले लगते हुए बोली। मामा बाबा ऑफिस गए हैं। इश्मिल सबसे मिलकर ड्रेसिंग रूम में बैठते हुए बोली। नहीं, वो ऑफिस नहीं गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मामा, क्या हुआ बाबा को? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस्मा बेगम की बात पर इश्मिल परेशानी से उनकी तरफ देखती अपनी जगह से उठी। अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई लेकर सोए हैं। सलमान साहब के रूम में दाखिल होते इस्मा बेगम धीरे से बोली। इश्मिल कुछ देर उनके पास बैठे फिक्रमंदी से उनकी तरफ देखती रही। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। थोड़ी देर बाद इस्मा बेगम के कहने पर वो उठकर उनके साथ बाहर आ गई। मामा, बाबा की इतनी तबीयत ख़राब थी और आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? इश्मिल इस्मा बेगम की तरफ देखते शिकवा कुना लहजे में बोली। मुझे मुनासिब नहीं लगा इस तरह तुम्हें कॉल करके बुलाना। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, आहान और उसके घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? इस्मा बेगम उसका हाथ थामे फिक्रमंदी से बोली। जब इश्मिल ने उन्हें वहाँ गुजरते तमाम हालात के बारे में बताया, सवाए आहान से हुई अपनी आखिरी लड़ाई। उसकी बात सुनकर इस्मा बेगम की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी।
इन्हें आहान पहली ही नज़र में इतना बुरा नहीं लगा था। बेटा, जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। वो जैसा भी है अब तुम्हारा शौहर है और मेरे मुताबिक उसका ये सब करने का तरीका गलत था, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं है। तुम इन पिछली तमाम बातों को भूलकर उसे दिल से कबूल करो और अब यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इस्मा बेगम उसे प्यार से समझाते हुए बोली। जब उनकी बात पर इश्मिल ने हैरानगी से उन्हें देखा। मामा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप मुझे उस इंसान को कबूल करने का कह रही हैं जिसने हर जगह हमारा तमाशा बना कर रख दिया। बाबा की इस हालत का जिम्मेदार भी वही शख्स है। मैं शदीद नफरत करती हूँ। इश्मिल नाराज़गी से बोली। इश्मिल, तुम इस वक्त सिर्फ जज्बाती होकर सोच रही हो, लेकिन इतना गलत फैसला तुम्हें बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। अगर उसकी वजह से हमारा तमाशा बना तो अब दोबारा पहले से ज़्यादा इज्जत भी उसकी वजह से मिली है। वही सब ख़ानदान वाले जिन्होंने इस तरह निकाह का सुनकर हमसे बायकाट किया था। ये पता चलते कि तुम्हारा निकाह हुसनैन रज़ा मीर के बेटे आहान रज़ा मीर से हुआ है। कई दफ़ा हमारे घर चक्कर लगा चुके हैं। इतने बड़े ख़ानदान के साथ नाम जुड़ने की वजह से अब पहले से ज़्यादा इज्जत पेश आ रही है, और तुम ऐसे लोगों की वजह से ये रिश्ता ख़त्म करना चाह रही हो। और तुम्हारी बाबा की तबीयत का जिम्मेदार अगर तुम इसे ठहरा रही हो तो सोचो, ये सब तुम फिर बर्दाश्त करके तुम्हारा इतना बड़ा फैसला सह पाएंगे? इस्मा बेगम के हकीकत बयां करने पर इश्मिल ने दुख से उनकी तरफ देखा था। मामा, आप चाहती मैं अपनी सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ करते उस शख्स के साथ गुजारूं जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ? मामा, हमेशा औरतों के लिए ही ये सब मजबूरियाँ की होती हैं। इश्मिल, मेरी जान, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कभी तुम्हें कोई ऐसा मशवरा नहीं दूंगी जिससे तुम दुखी हो। तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ, लोगों को तुमसे ज़्यादा अच्छे से समझती हूँ। अगर आहान बुरा होता और गलत इरादे रखता तो तुम्हारी तरह बढ़ता, यूं अपने बड़ों को बेचकर हमारे घर रिश्ता भिजवाता। मैं मानती हूँ जिद में आकर जिस तरह निकाह हुआ वो गलत था, लेकिन फिर उसने सबके सामने तुम्हें अपनी इज्जत देकर अपनी गलती का किसी हद तक अजलाल दिया। इस्मा बेगम की बात पर इश्मिल ने खामोशी से उनकी तरफ देखा। उसने बेड हमेशा उनकी हर बात मानी थी और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब रही, लेकिन इस बार उसका दिल उस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। आप परेशान मत हो, मेरे ख्याल में आपको अम्मी की बात माननी चाहिए। उसे खामोश देखकर इस्मा बेगम वहाँ से उठी थी जब हुमा उसके पास बैठी। क्यों, तुम्हें भी वो शख्स बुरा नहीं लगता? इश्मिल ने उसकी बात पर घूरा। आपी, वो वाकई ही वैसे। हुमा, प्लीज़, मुझे मज़ीद उस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करनी। आपी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, आपको कुछ बताना है। हुमा ने फिर बोलना चाहा जब इश्मिल उसकी बात सुने बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। पापा, आप इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बस जल्दी से ठीक हो जाएं। इश्मिल सलमान साहब के पास बैठी उनकी तरफ देखते हुए बोली। अब मेरी बेटी आ गई है ना मेरे पास, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सलमान साहब उसका खुशी से जगमगाता हुआ चेहरा देखकर अफसुर्दगी से बोले। इश्मिल को आज 5वां दिन था वहाँ आए सलमान साहब की तबीयत के ख्याल से उसने उनके सामने ही यही जाहिर किया कि वो आहान के साथ खुश है। इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, इसलिए सलमान साहब की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने यही सोचा हुआ था जब वो इस शख्स के पास वापस कभी नहीं जाएगी, लेकिन इस्मा बेगम से बात करने के बाद सलमान साहब को देखकर वो अपना इरादा बदल चुकी थी। वो इतनी खुदगर्ज नहीं बनना चाहती थी, अपनी खुशियों की खातिर अपनों को मजीद कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन आहान रज़ा मीर को उसने अभी भी माफ़ नहीं किया था, उसके लिए दिल में मौजूद नफरत अभी भी कायम थी। पापा, यही आपकी बेटी है ना, तो जैसे मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। सलमान साहब की बात पर हुमा मसनूई गुस्से करती हुई बोली। आपी, आपको मामा बुला रही हैं नीचे। आहत कमरे में आता इश्मिल से बोला जब वो उसकी बात पर सर हिलाती हुई उठी। इश्मिल किचन में उनके पास आई। इश्मिल, आहान को कॉल करो और रात के खाने पर बुलाओ। अस्मा बेगम की बात पर इश्मिल ने नाराज़गी से उनकी तरफ देखा। मामा, अब डिनर पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? इतनी भी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं। इश्मिल नागवारगी से बोली। इश्मिल, वो शोहर है तुम्हारे और इस घर का दमाद। जितनी जल्दी तुम इस रिश्ते को कबूल करो उतना ही अच्छा है, और तुम्हारे पापा भी इसके बारे में पूछ रहे थे। इस्मा बेगम इसे तनबीह अंदाज में कहती फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे नाचार इश्मिल को पकड़ना पड़ा। अल्लाह जी, प्लीज़ वो कॉल ही अटेंड ना करे और ना ही यहाँ आए। कम से कम 1 महीना तो इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। इश्मिल ने फ़ोन कान से लगाते दुआ की थी और पहली बेल पर कॉल अटेंड नहीं की गई। इश्मिल अपनी दुआ कबूल होने पर खुश थी जब इस्मा बेगम ने उसे दोबारा कॉल करने को कहा। दूसरी बार कॉल अटेंड करते आहान की गमगीन आवाज़ स्पीकर पर गुजरी। आहान मीटिंग में बिजी होने की वजह से पहले कॉल अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन फिर इश्मिल के घर का नंबर पहचानते उसने कॉल अटेंड की।
मामा तुम्हें आज रात के डिनर पर बुला रही हैं। बगैर किसी सलाम दुआ के उसकी आवाज़ सुनते इश्मिल बोली। जब उसकी बात पर इस्मा बेगम ने गुस्से से घूरा। इश्मिल की आवाज़ सुनते उसने गहरा सांस खारिज किया। वो समझ गया था कि उसने ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हो आप? अस्मा बेगम इश्मिल से मोबाइल लेते आहान से बात करते हुए बोली। बेटा, आप उस दिन भी इश्मिल को छोड़कर बाहर से ही लौट गए, उसके बाद आए ही नहीं। लेकिन आज आपको डिनर हमारे घर ही करना होगा। सलाम दुआ के बाद इस्मा बेगम से बोली। इश्मिल वहीं खड़ी उसके तासरात समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रही हैं। ओके बेटा, फिर हम आपका इंतज़ार करेंगे। उससे बात करके फ़ोन बंद करती वो इश्मिल की तरफ मुड़ी। इश्मिल, आहान आज शाम को आ रहा है, तुम्हारे बाबा भी होंगे। आहान से अच्छे से इज्जत से पेश आना, और शोहर को तो तुम कह के नहीं आप कहकर बुलाते हैं। इस्मा बेगम की बात सुनते ही इश्मिल जलकर ही रह गई। मामा, आप लोगों का इतना बड़ा दिल हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं है। इसने जो मेरे साथ किया, मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। सर में आई कम। आहान अपनी ही सोचों में गुम था जब मैनेजर की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और सर के इशारे से उसने अंदर आने की इजाज़त दी। सर, इस फाइल पर साइन कर दे। वो आहान के सामने फाइल रखते हुए बोले। सर, आज शाम 7 बजे आपकी मीटिंग है फ़ारूकी साहब के साथ। फाइल बंद करते आहान की तरफ मुखातिब हुआ। कैंसिल कर दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आहान की बात पर सर हिलाते वो वहाँ से निकल गया। ये जानते हुए कि भी ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आहान से कोई सवाल करने की जरायत नहीं कर पाया, क्योंकि इसके बॉस पहले ही मिजाज नहीं मिलते थे। वो कुछ दिनों तो वैसे ही इन्हें उखड़ा उखड़ा सा लगा था। आहान को अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। पूरे 5 दिन हो चुके थे इश्मिल को देखे। जैसे जैसे दिन गुजरता गया इसकी बेचैनी बढ़ती गई। इसने पहले कोशिश की थी उसकी बगैर रहकर दिल को संभालने की कि इश्मिल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका दिल मुकम्मल तौर पर इस दंगल लड़की का हो चुका था। आहान ने गुस्से में इश्मिल से यह तो कह दिया कि इसे कोई परवाह नहीं, वो इसके बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन दिल को शायद उसकी परवाह थी कि आज तक आहान ने कभी इस बात पर तवज्जो ही नहीं दी कि कौन इसके हवाले से क्या राय रखता है। लेकिन उस दिन इश्मिल से अपने लिए वो अल्फाज सुनकर उसे बुरा लगा था। वो इसे बताना चाहता था कि वो इतना गलत नहीं है जितना वो इसे समझती है। घर के माहौल की वजह से इसने हमेशा से घर से दूर रहने को तरजीह दी। इतने सारे अपनों के होते हुए इसने खुद को हमेशा तना ही रखा था। अपने माँ बाप को दूसरों से रवा रखे जाने वाले रवैये से इसे बदपसंद कर दिया गया था। हॉस्टल में रहते इसकी दोस्ती हमाद से हुई, जिसके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी और वह अपनी नानी के साथ रहता था। हमाद की सोबत में रहते वो गलत कामों की तरफ राग़िब हो चुका था। हमाद और इसके ग्रुप के लिए सिगरेट नोशी, शराब पीना और लड़कियों से दोस्ती करना तो एक आम सी बात ही थी। आहान को 20 मिनट हो चुके थे वहाँ बैठे, लेकिन इश्मिल अभी तक उसके सामने नहीं आई। सलमान साहब भी ड्राइंग रूम में मौजूद थे। आहान ने अपने पिछले रवैये पर उन दोनों से शर्मिंदगी का इजहार करते माजरत की। जब उसे शर्मिंदा देखकर दोनों ने उसे खुले दिल से माफ़ कर दिया। सलमान साहब को वह पहली मुलाकात में काफ़ी बदला और सुलझा हुआ लगा था, और अपनी बेटी को उसके साथ खुश देखकर उसका नसीब जानकर उन्हें खुले दिल से कबूल किया। इश्मिल, फ़ौरन से चलो बाहर। आहान किस टाइम से आया हुआ है और तुम अभी तक कमरे में घुसी हुई हो? इस्मा बेगम इश्मिल के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। आप ही की वजह से लेट हो रही हो, यह सब पहनने की क्या ज़रूरत थी मामा? इश्मिल चूड़ियाँ कलाइयों में डालती उकताते हुए बोली। मामा, एक हाथ में बहुत है ना, इनको रहने दे। इश्मिल इनकी तरफ देखते बेचारगी से बोली। जब इस्मा बेगम ने उसकी उतरी शक्ल देखकर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। अस्सलामुअलैकुम। इश्मिल ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते आहान की तरफ देखकर सलाम किया। आहान, जो सलमान साहब से बात कर रहा था, इसकी आवाज़ पर सलाम का जवाब देते इसकी तरफ देखा, लेकिन उस पर अपनी नज़रें हटाना भूल ही गया था। जो मेहरून कलर की जदीद तर्ज के शॉर्ट फ्रॉक और ट्राउज़र में हल्के फुल्के मेकअप और ज्वेलरी पहने इनका दिल दरका रही थी। आहान भाई, आपको पता है आप ही पिछले 2 घंटों से आपके लिए तैयार हो रही हैं। अस्मा बेगम इसके साथ सोफे पर जाकर बैठी। हुमा इश्मिल की तरफ देखते शरारत अंदाज में बोली, जिस पर इश्मिल ने इसे ठीक ठाक गुरी से नवाजा था, जो आहान की नज़रों से पोशीदा ना रह सकी। फिर ऐसे ही आहद और हुमा इसे आहान के सामने उसके हवाले से छेड़ते हुए तंग करते रहे, जिस पर इश्मिल को चिढ़ते देख आहान ने बहुत एंजॉय किया। आहान को इश्मिल के घर वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया। आहान ने आज इश्मिल का एक नया रूप देखा था। मोहब्बत द्वारा अंदाज, जिस तरह वो सलमान साहब और बाकी सब घर वालों से केयर और मोहब्बत से पेश आ रही थी। आहान के दिल ने ये ख्वाहिश की थी कि काश वो भी इसकी ज़िंदगी में ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो और इससे भी ऐसे ही बेइंतहा मोहब्बत करे, लेकिन फ़िलहाल अपनी बीवी के मिजाज देखकर उसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। आहान,
चाय ले लें। खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे जब इश्मिल चाय सर्व करती आहान की तरफ बढ़ी। आहान ने सलमान साहब से बात करते हुए जानबूझकर इश्मिल की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इश्मिल को मजबूरन इससे मुखातिब करना पड़ा। इसके अंदाज पर आहान ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। इसकी नज़रों का मतलब समझते आहान ने चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाया, क्योंकि बाकी सब भी इन्हीं की तरह मुतवज्जा थे। ओके अंकल आंटी, अब काफ़ी देर हो चुकी है, हमें अब निकलना होगा। चलें इश्मिल। इन दोनों से बात करते आहान इश्मिल से मुखातिब हुआ। इसकी बात सुनकर इश्मिल इनकार करने ही वाली थी, लेकिन अस्मा बेगम के इशारे पर मजबूरन खामोशी से इस बात में सर हिलाया। उन सब के वहाँ रात रुकने के भरपूर असरार पर भी आहान सहूलत से इनकार करते इश्मिल के साथ वहाँ से निकल आया। आहान उसे अपने शहर वाले घर में ले आया, जो उसने लंदन से वापस आने के बाद लाहौर में रहने के लिए बनवाया था। वो हवेली से ज़्यादा यहाँ ही रहता, जिसकी शानो शौकत हवेली जैसी तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। आहान इश्मिल को अपने पीछे बेडरूम में आने का कहकर ऊपर की तरफ बढ़ा। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो इश्मिल इसे बेडरूम में दिखाई नहीं दी। इश्मिल को देखने वो नीचे आए, लेकिन लाउंज खाली देखकर उसे फिक्रमंदी से मुलाजमा को बुलाकर इश्मिल का पूछा। जब मुलाजमा का जवाब सुनते आहान की पेशानी पर सलवटें उठी। मुलाजमा को बेचकर वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते इसकी नज़र इश्मिल पर पड़ी, वो जो बिना दुपट्टे के पुरसकून सी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी चूड़ियाँ उतारने में मसरूफ़ थी। आहट की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। सामने खड़े आहान को देखकर इश्मिल ने जल्दी से दुपट्टे की तलाश में नजर उड़ाई, जो बेड के दूसरी साइड पर हर गिरे होने की वजह से देख नहीं पर पाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बेडरूम में आने को कहा था। आहान उसके हसीन सरापे को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे आपके साथ उस रूम में नहीं रहना, मैं यहीं रहूँगी। इश्मिल उसकी नज़रों से घबरा कर रुख मोड़ते हुए बोली, अच्छा, और इस बात की इजाज़त किसने दी तुम्हें? आहान इसके करीब आते हुए बोला, मुझे हर बात में किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। इश्मिल अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली, जब आहान ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने बेहद करीब किया। मतलब तुम नहीं आओगी मेरे साथ बेडरूम में? आहान उसकी कलाई में मौजूद चूड़ियों को छूते हुए बोला, नहीं। इश्मिल उसकी हरकत पर सिर्फ इतना ही बोल पाई। ये क्या कर रहे हैं आप? आहान मजीद कुछ भी बोले बगैर उसे बाहों में भरते बाहर की तरफ बढ़ा था, जब इश्मिल चलाते हुए बोली, वही जो मुझे करना चाहिए। वो इश्मिल का शर्म से सुर्ख चेहरा देखते हुए बोला, इस बार मैं इंतहाई शराफत से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी फजूल हरकत की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आहान उसको अच्छे से बावर करवाते हुए बोला, जब इश्मिल को इसके इतने करीब होने की वजह से अपनी पोजीशन का ख्याल करते कुछ बोल ही ना सकी, क्योंकि वाकई वो इस वक्त इसे छिड़कर अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर सकती थी। आहान के नीचे उतारने पर इश्मिल जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। इश्मिल काफ़ी देर बाद चेंज करके निकली ताकि आहान सो चुका हो, मगर इसे बेड पर लेटा मोबाइल पे मसरूफ जागते देख वो खामोशी से टेरेस की तरफ बढ़ गई। टेरेस पर आकर सामने का मंजर देखकर इश्मिल का ख़राब मूड काफ़ी हद तक बहाल हुआ। उसे साइड पर सामने ही टेरेस बनाया गया था, वहाँ गई और मध्यम सी लाइटिंग का पानी में पड़ने की वजह से पानी की लहरें हर तरफ एक दिलकश समा बना रही थी। इश्मिल को यह जगह बहुत पसंद आई थी। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद वो कमरे में आई तो आहान को सोता देख आराम से इश्मिल बिस्तर की दूसरी साइड आकर लेट गई। पता नहीं हर एक को ये शख्स इतना अच्छा क्यों लगता है, किसी को क्यों नज़र नहीं आता कि एक नंबर का अनापरस्त, खुदपरस्त और बदतमीज़ इंसान है। इश्मिल की नज़रें आहान के मगरूर नकूश पर गईं, जो वाकई किसी को भी अपना दीवाना करने की सलाहियत रखते थे। इश्मिल आहान की तरफ देखती अपनी सोचों में गुम थी, जब आहान की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई। डियर वाइफ, अगर तुमने अच्छे तरीके से मुझे गोद लिया हो तो लाइट ऑफ करके सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। आज के लिए मेरी इतनी बुराइयां काफ़ी हैं। इश्मिल समझ रही थी वो सो चुका है, लेकिन बंद आंखों से भी वो इसकी नज़रें खुद पर अच्छे से महसूस कर रहा था। जब उसकी बात पर इश्मिल खूबसदा सी लाइट ऑफ करती बेड पर एक तरफ बिल्कुल कोने पर होते हुए लेट गई। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।